अच्छा भाई, मार्कअप मार्जिन सबको समझ आ गया? यहां तक कोई मसला? अच्छा जी। अब बच्चों बच्चों, शुरू शुरू में हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, वो मोबाइलों वाली। जरा अगर कोई है वो याद है? वो चलो, मोबाइल जो हम परचेज कर रहे थे, जिसको मकसद था बेचना, उसको हम क्या, हमने उसका नाम दिया था? गुड्स। जो चीजें बेचने के लिए, हाँ जी, उसको क्या नाम दिया था? गुड्स। तो इन्वेंट्री जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? गुड्स। तो इन्वेंट्री बेसिकली गुड्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुड्स। शुरू शुरू में जो वर्ड हमने पढ़ा था, गुड्स, अब उसका स्टैंडर्ड में क्या नेम लिखा हुआ है? इन्वेंट्री। तो डेफिनेशन क्या है जी इन्वेंट्री की? गुड्स हेल्ड एट ईयर एंड विच आर टू बी सोल्ड टू कस्टमर इन नेक्स्ट ईयर। मतलब इन्वेंट्री वो गुड्स हैं जो साल के एंड पे 31 दिसंबर की रात को बच गई। पॉइंट समझ गया? इन्वेंट्री किसको कहते हैं? अगर 15 नवंबर को हमने चीजें बाय की हैं, तो क्या वो इन्वेंट्री है? वो इन्वेंट्री नहीं है। हो सकता आधे घंटे बाद सेल हो जाए। इन्वेंट्री किसको कहेंगे? वो गुड्स जो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे बच गए। क्या 11:55 पे भी कोई बंदा आके चीजें बाय कर सकता है? कर सकता है। अभी तो रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक बिजनेस ओपन है। वैसे ही है ना? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? लेकिन 12 बजे के बाद हमने कोई चीज जो है वो सेल नहीं होने देनी, ना ही कोई चीज बाय करेंगे। क्यों? 12 बजे हमने सब कुछ शट डाउन करके चीजें काउंट करनी। क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद अगला साल शुरू हो जाएगा। तो वो जो 12 बजे जो गुड्स बची होंगी उसको काउंट करेंगे और नोट कर लेंगे। ये उस वक्त क्या बन जाएंगी? क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अगले साल का क्या बन जाएगा? तो ये पता होना बड़ा जरूरी है कि 12 बजे एग्जैक्ट कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई थी। हो सकता है 12:01 पे कोई चीज, कोई बंदा चीज बाय करने आ जाए, और अगर उसने 12:01 पे चीजें बाय कर ली और आपने इन्वेंट्री काउंट ना की हुई, तो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गलत हो जाएगी और अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री भी गलत हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या? कौन आ जाए? कैसे हो रहे? खुद ही आके चुक के ला रहे। आ गया कस्टमर, हो गया भाई जान थोड़ा अपना कारोबार लै जाओ जो लेके जा रहा। हम उधर बैठ के, तुसी उत्थे की कर रहे हो? हैं? तालियां मारेंगे? ओ वाह, ओ शापर ले गए। क्या कर रहे हैं आप उधर, मुझे ये बताएं। हैं? छी कर रहे हैं? अरे ठीक है जी। तो बच्चों डेफिनेटली कस्टमर तो आ रहे होंगे। जो कंपनी में जो लोग बैठे हैं वो उस सारे प्रोसेस को रोक देंगे। जो चीजें सेल परचेज हो रही है उसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। पॉइंट समझ आया? कि जब आपका साल क्लोज होता है, फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी जाती है, तमाम चीजें जो चल रही है उसको रोक दिया जाता है। बैंकों में अगर आपको कभी याद हो, कभी सुना हो किसी के मुंह से, 1 जनवरी को छुट्टी होती है। क्यों? क्रिसमस, क्रिसमस डे है। हाँ। और न्यू ईयर नाइट मना मना के सारी रात छोटियां पटाखे चला चला के थक गए हैं, अब वो सो रहे हैं। नहीं, जो पिछले साल के एंड पे सारे अकाउंट्स है उसको क्या कर रहे हैं? वो क्लोज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और कैलकुलेट करने में इतना टाइम लग जाता है कि सुबह 9 बजे तक सारी चीजें, मामला पूरे नहीं हो पाते। तो फिर वो अगला दिन सारा क्लोज कर दिया जाता है कि किसी को बैंक में एंटर होने की इजाजत नहीं है।
सारे बैंकों के शटर नीचे होते हैं और अंदर लोग बैठे होते हैं। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो तमाम एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है, ना कोई चेक आएगा ना कोई चेक जाएगा, ना कोई कैश आएगा ना कोई कैश जाएगा, जब तक सारी चीजें कैलकुलेट नहीं हो जाती कि पिछले साल के एंड तक क्या क्या मामला थे, तब तक अगले साल की एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। 1 जनवरी पूरा छुट्टी होती है, 2 जनवरी को बैंक ओपन होते हैं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ तो मैं की कहना ना तो की करे कसम आ रहा है जनवरी, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਬੰਦ कर ले। और समझ लगी नहीं बात? इन्वेंट्री क्लियर है सबको? जिस तरह से बैंकों वाले 31 दिसंबर की रात को बैठ के सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं और 1 जनवरी को कोई लेन देन नहीं करते क्योंकि उनके मसले ज्यादा हैं। देखो किसी भी कारोबार में कैश वो पड़ा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक मामला में इस्तेमाल होना है, लेकिन बैंकों में तो पड़ा ही कैश होता है। बैंकों में सबसे ज्यादा जो चीज कैलकुलेट होगी वो क्या होगी? कैश। नहीं बात समझ रही? वो कैश ही कैलकुलेट नहीं हो पाता पूरी रात। हालांकि बैंकों ने कैश कैलकुलेट करने के लिए मशीनें इजाद कर ली, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेट नहीं हो पाता। बाकी जितने भी दुनिया में कारोबार हैं वहां पे कैश कैलकुलेट करने के लिए मशीनें यूज ना भी करें तो फिर भी आधे पौने घंटे में मामला सारे सेटल हो जाते हैं। लेकिन बैंकों में आधे पौने घंटे की गेम ही नहीं है, उनको पूरे 24 घंटे चाहिए एक एक चीज कैलकुलेट करने की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसलिए 1 जनवरी को छुट्टी होती है। अच्छा जी, तो इन्वेंट्री समझ आ गई बच्चों? कि इन्वेंट्री कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है ताकि पता चल सके कितनी चीजें सेल हो गई थी कितनी बच गई थी। ये जानना क्यों जरूरी है? ताकि अगले साल पता लगे कितना माल था जो अगले साल सेल होना। और ऐसा ना हो कि 12:01 पे अगर कोई चीज सेल हो गई है और आपने इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं की तो वो सेल पिछले साल में काउंट हो रहेगी, क्योंकि आपने इन्वेंट्री काउंट ही नहीं ना की तो पिछले साल की सेल काउंट होगी। क्योंकि जब आप इन्वेंट्री काउंट करेंगे 12:05 पे तो उससे पहले जो सेल हो गई है 4 मिनट पहले, वो सेल किस खाते में जाएगी? पिछले साल। तो ज्यादा है ना। फिर हमने पढ़ा है कि एक सेल अगले जिस साल में हुई है वो अगले साल नहीं जाती। और अगर आपने इन्वेंट्री टाइम पे कैलकुलेट ना की और इस दौरान कोई सेल हो गई तो वो सेल का फिर साल चेंज हो जाएगा। वो जो अगले साल सेल होनी थी वो पिछले साल काउंट हो जाएगी। तो रेवेन्यू का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो पिछले साल रेवेन्यू होना चाहिए था वो ज्यादा शो हो रहा है, अगले साल जो रेवेन्यू शो होना चाहिए था वो कम शो हो रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो एग्जैक्ट 12 बजे ये पता होना जरूरी है कौन कौन सा माल पड़ा हुआ है, ताकि अगर 12:01 पे कोई चीज सेल हो तो वो अगले साल की काउंट हो, पिछले साल की काउंट। और पॉइंट समझ आ गया सबको? ठीक है जी। तो इन्वेंट्री क्या है? गुड्स हेल्ड एट ईयर एंड विच आर टू बी सोल्ड टू कस्टमर इन नेक्स्ट ईयर, उसको क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन पूछ ले तो बता देंगे क्या डेफिनेशन है? कोई समझ नहीं है। चलो ठीक, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? बस मेरी घर है मैंने करके बात की कह रहे कोई पल्ले नहीं पिया। अच्छा जी, अब बच्चों बिजनेस की टाइप्स कितनी होती हैं ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। बिजनेस 3 तरह के होते हैं। दुनिया में जितने बिजनेस हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस बिजनेस वो होते हैं जो चीजें नहीं बेचते। क्या बेचते हैं? सर्विस बेचते हैं। सिनेमा या तो ट्रांसलेशन वैसे पैदा है तो क्या सफारत खाने जा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ट्रांसलेशन करा कर जिन्होंने एक दूसरे समझ नहीं आती साड़ी ना ट्रांसलेशन कर समझा लांगे एक दूसरे। ठीक है जी। हाँ जी, सर्विस कौन कौन सी हो सकती है? सिनेमा क्या प्रोवाइड करता है? आप जब सिनेमा में जाते हैं फिल्म देखते हैं तो हीरोइन को साथ ले आते हैं, वो उठी रह जाती है।
वो बड़ी स्क्रीन फंसी हुई है। आपको बड़ा दिल चाहता होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल। तो क्या जब वहां से वापस निकलते शापर में आपको सीडी डाल देते हैं, यूएसबी पढ़ो भाईजान फिल्म मेरे अंदर, वो पॉइंट समझ आ रहा है। और अगर आप आधा घंटा लेट गए हैं तो गुजर गई वो, बाकी आधे घंटे की आपको यूएसबी में डाल के देंगे। नई बात समझ आई। जिम जिम जाते हैं तो वापसी पे डंबल उठा के जाते हैं, क्या मतलब है, गए थे और खाली हाथ गए थे खाली हाथ आए, ये क्या सीन है, और पैसे भी दे रहे हैं। सर्विस ही है। और बोलो तो सही, सर्विस तो जिम वाले किस चीज के पैसे ले रहे हैं आपसे, डंबलों के तो नहीं ना ले रहे कि यार तो ये चुक के लाया ना डंबल, शापर लाया क्या करो, क्या मशीन पाओ शापर से। और समझ आ रही बात। तो जिम वाले आपसे पैसे लेते हैं लेकिन चीजें नहीं आपको देते, और अगर कुछ चीजें बाहर ले आए और उनको पता भी लग जाए, नहीं समझ आ रही। अब आ गया कि स्कूल, स्कूल जब आप जाते हैं और वापस आते हैं तो बेंच चौके ला गए, तो प्रोजेक्टर ला के ला गया। हाँ नहीं समझ लगी। आप अपनी किताबें लेके गए थे, अपनी किताबें लेके वापस आए, ऐसे ही है ना। हॉस्पिटल हॉस्पिटल गए वापसी पे, समझ आ रही है ना रही। हाँ हम बकवास करके कह रहे हैं, तेनों सही छेड़ देने, क्योंकि तू छेड़ना चाहना है, तू आप ही कहना मैनू छेड़ो। हाँ की कह रहे थे। हाँ नहीं तो कुछ हो रही क्या, मेडिसन खोता मेडिसन मेडिकल स्टोर तो मिल गई या है, वो अलग होता है, ठीक है। आपको गुर्दे में पथरी हुई है तो आप हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए हो, नहीं तो करनी पैनी है ना, मसला है कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। शुक्र कर पथरी गुर्दे से की थी होर थां ते भी हो सकती, फिर तुम लोगों ने तंग करने की नौबत नहीं सी आनी, तू अंदर अंदर तंग होंदे रहना। हाँ जी। तो बच्चों हॉस्पिटल में जाते हैं तो चीजें लेने जाते हैं, सर्विस लेने जाते हैं, तो वापसी पे कि वो गुर्दे के अंदर जो पथरी है वो निकाल के शापर में डाल के देते हैं, आप भाजना थोड़ा माल रह गया ले, समझ आ रही बात। आप गए सर्विस लेके वापस आ गए, तुम ले आगे की करना थे, मूर्ति उतारनी उन्होंने हार पाने ने कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे गुर्दे का टुकड़ा है, इसको मैंने खून दिया है अपना, इतने सालों से पाला पोसा है नहीं। तो ये सारे कार्य क्या करते हैं, ये इन्वेंट्री नहीं बेचते। तो साल के अंत पे 31 दिसंबर की रात को 12 बजे यहाँ पे कोई इन्वेंट्री नहीं। हाँ यहाँ पे फिर भी लोग इन्वेंट्री का वर्ड यूज करते हैं लेकिन ये वो इन्वेंट्री नहीं होती जो हम दिमाग में लेके बैठे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में या सिनेमा में या जिम में या स्कूल में वो प्रोजेक्टर काउंट कर लेते हैं कितने प्रोजेक्टर पड़े हुए हैं, तो प्रोजेक्टर इन्वेंट्री नहीं है, ये इक्विपमेंट्स हैं, ये बेचने के लिए नहीं रखे हुए, समझ आइए। काउंटिंग यहाँ पे भी होगी रात को 12 बजे के कितने पखे पे हुए हैं, कितने एसी लगे हुए हैं, कितने प्रोजेक्टर पे हुए हैं, लेकिन ये इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी, ये इक्विपमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कोई गुड्स नहीं बेचते, लिहाजा इनकी कोई इन्वेंट्री भी नहीं होगी, तो समझ लगी बात है। इसलिए यहां पे आप देखेंगे कभी यकम जनवरी को छुट्टी नहीं होती, यहां पे यकम जनवरी को छुट्टी नहीं होती, क्योंकि यहां पे इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम चाहिए नहीं, इन्वेंट्री है ही नहीं, समझ लगी। ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिजनेस वो होते हैं, ये जो बरकत मार्केट में जितनी भी दुकानें खुली है सारी की सारी क्या है, ये ट्रेडिंग है, कि चीजें फैक्ट्रियों से लेके आते हैं आगे बेच देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, ये जितने होटल है वो मैन्युफैक्चरिंग है। क्या वो बने बनाए चावल ला के आगे बेचते हैं, नहीं, वो चावल पकाते हैं
तैयार करते हैं, बिरयानी बनाते हैं और आपको बेचते हैं। तो कुछ है जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ज्यादातर क्या है, ट्रेडिंग। लॉजिक समझ आ रही है? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क समझ आ गया? जो बना बनाया माल उठाते हैं फैक्ट्री से, आगे जाके बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। और जो माल खुद बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग। तो जितने भी आपके दाएं बाएं शॉपिंग मॉल नजर आते हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग बिजनेस है। पैकेजेस माल, इंपोरियम माल, मेट्रो स्टोर, ये सारे के सारे क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस है। ये चीजें खुद नहीं बनाते, ये पीछे फैक्ट्रियों से चीजें बाय करते हैं, आगे बेच देते हैं। ये जितनी दुकानें दाएं बाएं आपको नजर आती है सारे के सारे क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस। जनरल स्टोर जितने भी आपको नजर आते हैं वो सारे क्या है, ट्रेडिंग स्टोर। समझ लगी? उनके पास इन्वेंट्री होती है उसको हमेशा हम कहते हैं फिनिश गुड्स। उसको हम क्या कहते हैं, मतलब बड़ा बड़ा माल पड़ा हुआ, रेडी टू यूज। नहीं बात समझ लगी? मतलब आप किसी स्टोर पे गए, भाईजान बिस्कुट देना, उन्होंने कहा बिस्कुट अरे बनना पे, कहा तू आटा फट, अंडे पे ने, चीनी पे है, दूध पे अलारा कार, तो बना ले। तो ऐसा होगा? नहीं, बने बनाए बिस्कुट पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये फिनिश गुड। तो समझ लगी सबको? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बाय रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स। ये वो लोग हैं जो रॉ मटेरियल बाय करते हैं और उससे क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। बिस्किट क्या जमीन से निकलता है? क्या होता है, उसको बनाया जाता है। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल, ठीक है जी? तो कोई कंपनी होगी जो आटा, अंडे, दूध, शुगर, ये सारा कुछ मैदा वगैरह इस्तेमाल करके क्या करते होंगे, बिस्किट बनाते होंगे। वो बना के किसको देते होंगे, इन दुकानदारों को। और हम क्या करते होंगे, उन दुकानदारों से जाके वो बिस्किट बाय करते हैं। तो बनाया किसी ने, बेचा किसी ने, खाया किसी ने। चलो दाने दे, तो है ही दाने जोगा। ठीक है, तो मैं कहना कटिंग भी दाने देकर कराना है कि भाई दाने दाने पे लिखा है, दाने मेरे नाम से नहीं सी है, घर पे सी, मैं ले आया। हाँ हाँ जी, ट्रेडिंग समझ आई सबको? ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही तरह की इन्वेंट्री होती है, उसका नाम क्या है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। जो कंपनी बिस्किट बना रही है उसके पास हो सकता है 31 दिसंबर की रात को 12 बजे अंडे भी पड़े हो सकता है कि नहीं हो सकता? और कुछ ऐसा मिक्सचर पड़ा हो जिसमें अंडे अभी तोड़े थे, आटा अभी मिक्स किया था, चीनी अभी डाली थी, और वो उसको मिक्स करके बिस्किट बनाने ही वाले थे कि 12 बजे उन्होंने कहा कि भाईजान साहब को शट डाउन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और कुछ ऐसे डब्बे भी हो सकते हैं जिसके अंदर बिस्किट के पैकेट पड़े हो जो रेडी टू सेल है। ये तीनों तरह की इन्वेंट्री 12 बजे एग्जैक्ट पड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो रही बात। तो मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में 3 तरह की इन्वेंट्री हो सकती है, कौन कौन सी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ फिनिश गुड्स, और सर्विस बिजनेस में कोई इन्वेंट्री नहीं। क्यों नहीं होती, बेचनी नहीं है, उन्होंने तो सर्विस बेचनी है। समझ लगी? अब बोलो तो सही। अच्छा आप मुझे बताओ, इन तीनों में से सबसे आसान कारोबार कौन सा है और सबसे मुश्किल? ट्रेडिंग आसान है और मुश्किल तो सर्विस। सर्विस क्या है? इन्वेंट्री के इन्वेंट्री रेट सर्विस आसान है कि ट्रेडिंग आसान है? वाह, आप ही क्यों नहीं कर रहे? लोगों ने करना सानों की, सानों तो महीने तो 5 सूट चाहिए कार जा जान बस। हमारे लिए सारी दुनिया आसान, क्योंकि हमने थोड़ी करना। वाह क्या बात है। अच्छा जी, और यहां तक की बात समझ लगी जी। अब इन्वेंट्री के स्यापे कहां कहां पे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में नहीं है। अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं, चूंकि इन्वेंट्री का टॉपिक है
तो किसकी बात करेंगे, किसकी नहीं करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग की होगी, सर्विस की? यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के सिस्टम दो है। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के सिस्टम दो, लिख लो शाबाश। अब जब हम बात करने जा रहे हैं तो दिमाग में बिजनेस कौन कौन सा है? ट्रेडिंग है और मैन्युफैक्चरिंग। बाय डिफॉल्ट हम कौन से बिजनेस की बात अब नहीं कर रहे होंगे? सर्विस की बात यहां पे अब नहीं होगी। क्यों? सिर्फ आप इन्वेंट्री नहीं होती, सर्विसेज बेस्ड। तो लगिए क्या सर्विसेज का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? नो सर, सर्विसेज का नहीं, गुड साइड। और समझ लगी बात है? ये नीचे वाला ना तो एंकर एक असिस्टेंट रहा है 8,000 का महीना लेगा तेरे को, लेता रहेगा बैग है, ले रहा था ना तो मेहंदी लगी। हाँ ये भाई सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि अगर 11:50 पे गैस 11:50 पे डॉक्टर ऑपरेशन करना हो तो हाँ डॉक्टर तो सर्विस है, वो सर्विस उसकी इन्वेंट्री नहीं है। अरे उसकी इन्वेंट्री है नहीं यार। है कि नहीं? हाँ भाई, नोट कर लिया? एक है पीरियोडिक सिस्टम और दूसरा कौन सा है? वेटेड। शाबाश, कितने क्या वेटेड? आंखों का टेढ़ापन, एक कुत्ते लाइन पड़ी है तो चौथी लाइन आ गई। आंखा एंज नहीं एंज ने एक आ कुत्ते ते एक थल्ले की बनेगा स्कॉम का कसम। मैं समझता हूं अंग्रेजी नहीं आती तो नजर भी नहीं आता। मैं थोड़ी अंग्रेजी सीधी करता रह गया, पता लगा थोड़ी तक टेढ़ियां ने। लिख लिया? अच्छा जी, पीरियोडिक सिस्टम बच्चों होता है कि साल के एंड पे जाके आपने इन्वेंट्री काउंट कर ली कितनी बड़ी, बस अब सारा साल चीजें परचेज होती रहेंगी, सेल होती रहेंगी, परचेज होती रहेंगी, सेल होती रहेंगी। फिर साल के एंड पे जाके क्या कर लेंगे? इन्वेंट्री काउंट कर लेंगे। ये पुराना सिस्टम है, पुराने जमानों में पुराने वक्तों में ऐसे ही होता। तो लगी? अब है परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम ये है कि जब भी कोई इन्वेंट्री बाय करेंगे कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लें, और जैसे जैसे इन्वेंट्री सेल होती जाएगी कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते जाएंगे। आपने देखा बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर में जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो वो जितनी भी चीजें लेके आते हैं बकेट में या ट्रॉली में, वो स्कैन होती, वो स्कैन की होती, वो कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है कि कितनी चीजें हमारी इन्वेंट्री में से निकल रही हैं। जैसे ही कोई चीजें खत्म होने वाली हो कंप्यूटर मैसेज दे देता है कि भाईजान 50 आइटम पिछे पही ने, बाकी नवियां लेके आओ। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है एक एक चीज जब बाय होती है कंप्यूटर को रिकॉर्ड करवाया जाता है, और जब सेल होती है तब भी कंप्यूटर को रिकॉर्ड करवाया जाता है। कंप्यूटर फिर बताता रहता है भाईजान आपका स्टॉक खत्म होने वाला। मेरी बात सुनिए, आप मोहल्ले की दुकान में जाए ना, उनको कहना कि यार वो कोई चीनी दे दें 1 किलो, तो उस दुकान में एक हिसाब किताब लगा के बताता है यार वो तो खत्म हो गई। ठीक है, तो आप फिर कहते हैं अच्छा चलो आप किसी दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। मतलब उसको उस वक्त तक पता नहीं चला चीनी खत्म हो गई जब तक उसने खुद जाके देखा ना। लेकिन ये वाला मसला बड़े शॉपिंग स्टोर में कभी नहीं आता। कभी नहीं सुनेंगे जो फलां शॉपिंग स्टोर पे गए थे चीज ही सी है। ठीक है, उनको उन्होंने इन्वेंट्री लेवल मेंटेन किए होते हैं, उनको कंप्यूटर खुद ही बता देते हैं कि भाईजान चीनी का आखिरी तोड़ा रह गया, मंगा लो थोड़ी मेहरबानी। तो वो खत्म होने से पहले पहले नया स्टॉक उनके पास आ जाता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज क्या की हुई है, कंप्यूटराइज की हुई है। कंप्यूटर उनको गाइड करता रहता है। जैसे मोबाइल पे बैटरी लो का मैसेज आया था ना,
कि बैटरी लो होने वाली है भाईजान। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी मैसेज दे देता है कि भाईजान इन्वेंट्री लो हुई पड़ी है, इन्वेंट्री बाय करने से पहले के खत्म हो जाए। समझ आ गई बात? अच्छा जी, पीरियोडिक सिस्टम समझ आ गया और परपेचुअल सिस्टम समझ आ गया। अब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, ये दो तरह के हैं। कौन कौन से? There are two types of method under each system, FIFO and weighted average. अब FIFO और weighted average दोनों पीरियोडिक में भी है और दोनों परपेचुअल में भी है। ये दोनों मेथड पीरियोडिक में है और ये दोनों मेथड परपेचुअल में है। क्या ये पॉइंट समझ आया? अगर एक सवाल आए कि इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करें FIFO के थ्रू, वेटेड एवरेज के थ्रू, पीरियोडिक सिस्टम में और परपेचुअल सिस्टम में, तो सवाल कितनी दफा करना पड़ेगा? 4 दफा। वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो देखना पड़ेगा, नवंबर तक वेट कर लें, पता चल ही जाएगा। और समझ लगी बात? तेरा सत्यानाश। अच्छा, मुझे एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। अच्छा जी, एक कारोबार है, उसके पास यकम जुलाई 2014 वाले दिन 1000 यूनिट पड़े थे और हर यूनिट उसने 70 रुपए का बाय किया। कितने यूनिट पड़े थे? 1000 यूनिट। और एक यूनिट कितने का बाय किया था? बच्चों, हम ट्रेडिंग कारोबार की बात करने जा रहे हैं कि यूनिट बाय करता है, बेच देता है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता, बना बनाया माल लेता है, बना बनाया आगे भेज देता है। इसमें फिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस की बात नहीं करता। पॉइंट समझ आ रहा है? सवाल देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा कारोबार है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग। वो पॉइंट समझ आ गया? ये कितने इसके पास यूनिट पड़े हुए हैं? 1000। और इसने एक यूनिट कितने का बाय किया हुआ है? 70 रुपए। यहां तक की बात समझ लगी? ये साल के शुरू में इसके पास स्टॉक है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर इसने क्या किया? 10,000 यूनिट बाय किए। किस तारीख को? 15 जुलाई 2014 को। हर यूनिट कितने का बाय किया? तो डेफिनेटली वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? जो यूनिट पहले 70 का लिया था, अब कितने का मिल रहा है? 71 का। फिर उसने क्या किया? 31 दिसंबर 2014 को मजीद यूनिट बाय की। कितने? 8,000। और उस वक्त रेट क्या था?
फिर 15 मार्च 2015 को उसने 6,500 यूनिट और बाय किए। कितने के? 72 रुपए ईच। यहां तक की बात समझ लगी थी। अब उसने ड्यूरिंग द ईयर 15,000 यूनिट बेचे हैं। कितने यूनिट बेचे हैं? किस रेट पे? ये 78 रुपए क्या है? सेल प्राइस। डेफिनेटली जितने का बाय किया उतने का थोड़ी बेचे। उसने यूनिट कितने कितने का बाय किए? 70 का बाय किया, फिर 71 का, फिर 73 का, फिर 72 का। लेकिन बेचा इसने कितने का? जितनी भी उसकी परचेज प्राइस है उन तमाम प्राइस में सबसे ज्यादा उसकी कौन सी प्राइस है? मतलब वो जितने का भी बाय किया हो, वो जो बेच रहा है तो प्रॉफिट कमा रहा है, नुकसान में नहीं जाता। नुकसान में कब जाता? जब परचेज प्राइस है नीचे बेचता तो नुकसान में जाता। ठीक है जी। तो डेफिनेटली वो 71 का यूनिट था या 73 का था या 72 का था या 70 का था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर वो 78 का बेच। पॉइंट समझ गया? अच्छा, सवाल आपसे पूछा गया बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। क्या निकालें? ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने पहली एग्जांपल में पहले दिन निकाला था, याद आ रहा है? कुछ कुछ वो मोबाइल बेचे थे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, याद है कुछ कुछ? तो ये वही काम हमने यहाँ पे आज करना है, बाय प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी आपने पहले बनाई थी, याद आ रहा है? कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हम। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेट एवरेज। यहां तक की बात लगी। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो यूनिट पहले बाय किए थे वो पहले सेल होंगे, और जो बाद में बाय किए थे बाद में सेल। मेरी बात लगी? रमजान के महीने में असर के बाद जब आप समोसे लेने जाते हैं तो समोसे बेचने वाला कौन सा मेथड लगा रहा होता है? लेकिन आप कौन से समोसे बाय कर रहे होते हैं? सोचो सोचो तो सभी से। आप कौन सा फॉलो करते हैं? लास्ट इन लास्ट आउट। हाँ जी, आप करते हैं लास्ट इन। जो समोसे उसने पहले बनाए आप वो नहीं लेते, कहना ताजा काट। 15 बंदे खड़े समोसे सामने पड़े, कोई भी नहीं ला रहे। सबका ध्यान किस पे है? वो जो कढ़ाई में डाले हुए वो बनाएगा निकालेगा तो वो बाय करेंगे, चाहे घर जाते जाते उनकी हालत भी कैसी हो जाए जैसी वो पड़ी हुई थी टोकरी में। नहीं समझ लगी? ये मसाले हैं हजरत इंसान के कि उन्होंने लग रहा है क्या जो समोसे ने पहले काट के रखे ना, एक चीज जरूर उन्हें जहर पाया ऐद नहीं लाके जाने, या जहर नहीं डाला तो कम से कम में परसों के होंगे, कल के भी नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई एतबार नहीं है। वो जो कढ़ाई में से निकाल लेगा ना वो सही है, ऐसे ही है ना? तो कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि लास्ट इन, लेकिन बेचने वाले की ख्वाहिश क्या होती है? उसका ये होता है भाई पुराना माल बिकेगा ते ताजा में कढ़ांगा, इन्होंने कोई नहीं लाना है, जाया हो जाना सारा। नहीं बात सुनी? आप कस्टमर हैं, आप कहेंगे ताजा लेके जाना, लेकिन अगर आप दुकानदार हैं आप कहेंगे पुराना पहले बेचो। एप्पल कंपनी मोबाइल बेचते वक्त कौन सा फार्मूला लगाती होगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? फर्स्ट इन। नहीं समझ आ रही? क्योंकि उनको पता है पुराने माल की कीमतें गिर जाएंगी जब नया माल आएगा। सोचो सोचो सोचो, तो बैठे बैठे नुकसान हो जाएगा। नया आईफोन लॉन्च करेंगे तो पिछला आईफोन उसकी कीमतें नीचे गिर जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा। तो करो क्या? पहले पुराना बेचो फिर नया बनाएंगे। मतलब शुद्ध? अच्छा जी, बहरहाल वापस आ जाते हैं इसी एग्जांपल पे। अब बच्चों उसके पास साल के शुरू में कितने यूनिट थे? 1,000। फिर उसने कितने बाय किए? 10,000। कितने हो गए? 11,000। फिर उसने कितने बाय किए? कितने हो गए? 19,000। फिर उसने कितने बाय किए? कितने हो गए? कितने हो गए? 25,000। उसने बेचे कितने? कितने बाकी बचे होंगे? 10,000। सोच लो तसल्ली से। 10,000। क्या यह बात सबको समझ आ गई है? इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं है ना? किसकी जरूरत है? आवाज नहीं आई? क्या करो है?
कितने गया है यार, डिटेल चेक करो जरा, उधर तो नहीं चला गया। अच्छा जी, अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो पहला पॉइंट तो ये है, देखो बचपन में आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या था? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, याद है? फिर बचपन में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी पढ़ाई थी, वो क्या होती है? जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी होती है। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या पढ़ाया था? ओपनिंग स्टॉक याद है कुछ कुछ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें कुछ और भी पढ़ाया था मैंने, डिस्काउंट अलाउड भी पढ़ाया था, और परचेज रिटर्न भी थी, सेल रिटर्न भी थी, और कैरेज इनवर्ड भी था। याद आ रहा कुछ कुछ? वो बड़ी डिटेल में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। फिलहाल यहाँ पे हम यही चीजें, सादा सी चीजें रख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट की बात, कोई सेल रिटर्न की बात, कोई परचेज रिटर्न की बातें नहीं हुई, तो ये सादा सा फार्मूला, ठीक है जी बच्चों? तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक निकलेगा, उसमें परचेजेस जमा करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। वो सेल में से माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। और यही हमारा मकसद है सवाल। अब इस फॉर्मूले को सामने रखो, डाटा को सामने रखो, आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज अवेलेबल नहीं है? सेल अवेलेबल है, सेल कैसे निकालेंगे बच्चों? 15,000 को 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 11 लाख। ये चीज तो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब और क्या चाहिए? सीधा ही क्लोजिंग पे पहुंच गए, खोते हो। ओपनिंग स्टॉक है, निकाल लें। कैसे आया 70,000? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। और क्या चाहिए? परचेजेस कैसे निकलेंगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ही है। हाँ भाई करें। क्या आंसर आएगा जी? 7,10,000 और 5,84,000 और 4,00,000। अब क्या करेंगे? 17,00,000, 17,62,000। क्या आ गया आपके पास? परचेज। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आप। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? तो क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल सकता। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल सकता? ये असल काम है, यही हमारा टॉपिक है कि भाई ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल हमेशा आपको पता होंगी, स्यापा काम में पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है इतना आसान है, करो, वो नहीं पता लगेगा। सारी अंग्रेजी थोड़े सामने लगी है। शाबाश, दिमाग इस्तेमाल करो, फिर देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक चीज मिसिंग, कौन सी? प्राइस
शीशों के मुताबिक माइक्रो के मुताबिक 6 लाख राइस पे लगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले पहले यूनिट जो है वही ये तो सारे सारे जो एक हजार ऊपर है 60 लाख कैसे सेल कर दी बाद में आ चला 8 लाख में 4 और 65 पहला मेथड है FIFO। FIFO का मतलब क्या है? तो जो पुराना माल होगा पहले सेल हो चुका होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ यूनिट बचे होंगे तो वो कौन से वाले होंगे? कौन कौन से? ये बात कितने बच्चों को समझ आई? हाथ पर सबको समझ आ गई? क्या कौन आ गई? हम तो अपने आप रिजल्ट दे रहे हैं या बाकी नहीं निकल कर कोई दूर होते हैं ब्लूटूथ तो ट्रांसफर कर रहे हैं डाटा। हाँ निकला आंसर। क्या मसला क्या? सभी से सोच जरा 2 मिनट के लिए। प्लस ये माइनस की
बड़ा आगे जब बैग तो बैग आगे रख दो नीचे रख दिया कह रहा मैंने 17 लाख हाँ भाई हो गया जी 90 98,000 क्लोजिंग स्टॉक क्या निकला पहले बताया ना 7 लाख कैसे कैसे सबको समझ आ गई कोई याद नहीं क्या किसी एक को भी मसला है तो बता दें हाँ भाई छोड़े समझ आ गई हाँ जी तू अगे ब्याह कर तू मैनू नजर नहीं आता मैं तेन क्या नजर आता है हाँ जी अच्छा अब जरा देखिए बच्चों कॉमन सेंस यूज करनी है आपके पास शुरू में कितने यूनिट पड़े हुए थे 1000 फिर आपने कितने बाय किए 10,000 फिर आपने कितने बाय किए 8,000 टोटल कितने हो गए 19,000 फिर आपने कितने बाय किए 6,500 कितने हो गए 25,000 कितने सेल कर दिए तो पीछे इस वक्त 31 दिसंबर की रात को 12 बजे गोदाम में कितने यूनिट होने चाहिए 10,500 सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए यहाँ तक की बात में लगी अच्छा अब अगला पॉइंट वो 10,500 यूनिट जो पीछे गोदाम में पड़े हुए हैं ये सारे के सारे यूनिट एक रेट पे पड़े होंगे ये सारे के सारे यूनिट एक रेट पे नहीं पड़े होंगे क्योंकि सारे यूनिट एक रेट पे बाय नहीं किए थे तो पड़े भी नहीं होंगे फिर एक रेट पे अब कौन से यूनिट किस रेट पे होंगे ये हमने सोचना यहां तक की बात समझ आई 10,500 तक सब बात क्लियर है यहां तक कोई मसला अच्छा अब हम कह रहे हैं पहला मैथड इस्तेमाल करेंगे FIFO का मतलब क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए ये 1,000 यूनिट सबसे पुराने हैं सेल हो चुके होंगे फिर ये 10,000 यूनिट उससे पुराने टोटल कितने सेल हो चुके 11,000 क्या ये 8,000 भी सेल हो चुके होंगे टोटल सेल कितने हुए हैं तो 15,000 सेल करने हैं ना वो सबसे ऊपर वाले 1,000 सेल हो चुके होंगे ये 10,000 सेल हो चुके होंगे कितने सेल हो चुके बाकी कितने सेल बाकी रह गए 4 किसमें से सेल हुए होंगे 8,000 में से 4,000 सेल हो गए तो बाकी 4,000 बच गए होंगे तो इसका मतलब है इस 10,500 में से 4,000 यूनिट तो ऐसे हैं जो 73 रुपए वाले पड़े होंगे और नीचे वाले 6,500 इनमें कोई एक यूनिट भी सेल हुआ होगा कोई एक भी सेल नहीं हुआ होगा ये सारे के सारे 6,500 यूनिट बच गए होंगे 72 रुपए के हिसाब से तो टोटल करो तो 10,500 बनते हैं कि नहीं बनते ये वही 10,500 यूनिट जिस वक्त गोदाम में पड़े नहीं समझ रहे तो 10,500 में से 4,000 यूनिट है जो 73 रुपए पे पड़े हुए हैं और बाकी 6,500 हैं जो 72 रुपए पे पड़े हुए यहाँ तक कोई मसला सबको क्लियर है बात समझ आ गई है कोई परेशानी अब जरा कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई करें आंसर निकालें क्या आंसर आएगा 7,60,000 ये यहां से माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगी 10,72,000 और ये इसमें से माइनस करेंगे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट तो बच्चों याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है क्लोजिंग स्टॉक निकालना बाकी कोई काम मुश्किल नहीं है ना सेल रेवेन्यू निकालना मुश्किल है ना ओपनिंग स्टॉक ना परचेसेस सबसे मुश्किल काम चूंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है इसलिए इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है बस समझ आ रही बात है इसकी कैलकुलेशन में बड़े मसले मसाइल आने हैं इसलिए इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बनाया गया तो कैसे कैसे कैलकुलेशन हो सकती है हाँ भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबको समझ आ गया इसमें कोई इतराज अब अगला मेथड कौन सा है वेटेड एवरेज मेथड वेटेड एवरेज मेथड में बच्चों ये रौला तो नहीं है कि यूनिट किस गोदाम में कितने पड़े हुए
यूनिट तो गोदाम में उतने पड़े होंगे जितने इस वक्त आपने कैलकुलेट किए हैं, कितने? 10 वेटेड एवरेज मेथड में यूनिट्स का रोला नहीं है, रोला किसका पढ़ना है? रेट का। क्यों पढ़ लिया आपने? चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया उसमें? उसमें आपने वेटेड मीन पढ़ लिया? वेटेड मीन का फार्मूला यहाँ पे लगे। वेटेड मीन का फार्मूला क्या पढ़ा है? समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, यही पढ़ा ना फार्मूला? वो फार्मूला यहाँ पे लगे। मतलब वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि ना कोई यूनिट 73 का है और ना कोई यूनिट 72 का है, वेटेड मीन निकालना पड़ेगा। सिंपल मीन नहीं, कौन सा मीन? वेटेड मीन। अब वेटेड मीन का फार्मूला बच्चों क्या है? समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। यहां पे डब्ल्यू क्या होगा और एक्स क्या होगा? यहां पे डब्ल्यू से मुराद है यूनिट्स और एक्स से मुराद है रेट। क्या यहां तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? चाहे वेटेड एवरेज मेथड है चाहे फाइफो मेथड है, गोदाम में पड़े हुए यूनिट में कमी पेशी नहीं हो सकती। गोदाम में कितने यूनिट पड़े हुए हैं? ये बात फाइफो में भी है और ये बात वेटेड एवरेज में भी। वेटेड एवरेज और फाइफो का फटा किस बात पे? रेट के ऊपर। फाइफो कहता है भाईजान रेट सीधा सीधा है कि 4000 यूनिट 73 वाले ने तो 6500 यूनिट 72 वाले ने। वो कह रहे तुम लोग क्या कर रहे हो, एवरेज क्यों निकाल रहे हो? ये सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आईफोन 15 पे है तो आईफोन 14 पे है, तो नजर नहीं आ रहा। समझ लगी बात? कि ये नया वाला माल है और ये उससे थोड़ा सा पुराना वाला माल है, तो दोनों का रेट भी आपको पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। वेट एवरेज मेथड कहता है कि नहीं भाई, ना 73 ना 72, ना तो आडी ना साड़ी, ऐसी है ना। तो चूंकि जमाने कदीम से पिछली गल चलती आ रही है कि यार तुसी अपना भी छड्डो, ਅਸੀਂ अपना रेट छड्ड दे, तुसी अपना रेट छड्डो, कोई घर की गल कर रही। तो वही बात हमने मैथ में भी पढ़ ली हुई, ना 73 ना 72, ऐसी है। अच्छा बच्चों 73 जमा 72 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 72.5। ठीक है जी। तो ये है सिंपल मीन, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये वाला रेट गलत है। क्यों गलत है? वेटेड मीन था क्योंकि दोनों यूनिट्स बराबर क्योंकि दोनों के यूनिट्स बराबर नहीं है। हमें वेट इस्तेमाल करना है। वेट से मुराद है जिसके यूनिट ज्यादा होंगे उसका रेट ज्यादा पावर में, जिसके यूनिट कम है उसका रेट कम पावर में। क्या यहां तक की बात लगी? और अगला पॉइंट, अब फिर जब फाइफो नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते कि 15,000 यूनिट पहले वालों में से सेल हुए हों, जो फाइफो मेथड नहीं है। क्योंकि फाइफो में असम्पशन है ना कि पहले वाले सेल हो गए होंगे, बाद वाले रह गए होंगे। अब वो फाइफो मेथड ही खत्म हो गया, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो वेटेड में कोई से भी यूनिट बचे होंगे और कोई से भी सेल हो गए होंगे। नहीं बात समझ आए? हो सकता है कुछ 70 वाले सेल हो गए हो, कुछ बच गए हो सकता है कुछ 71 वाले सेल हो गए हो, कुछ बच गए हो सकता है कुछ 73 वाले सेल हो गए हो, कुछ बच गए हो, और हो सकता है कुछ 72 वाले सेल हो गए, कुछ बच गए हो। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही तो फिर हम सारे रेट इस्तेमाल करें, सिर्फ 73 और 72 को नहीं देखेंगे, 70 71 72 73 सारे देखेंगे। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इन सब को यूज करें। डब्ल्यू आपको बता दिया मैंने क्या है, एक्स आपको बता दिया मैंने क्या है, जरा रेट तो निकालें। क्यूएम आपने पढ़ी, आपकी क्यूएम का इम्तिहान है, सारे कर ले, सारे 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 शाबाश। बच्चे निशान आंसर तो
हाँ भाई, सब आंसर आ गया। हर कोई अपनी अपनी कैलकुलेशन करे। बच्चों हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसे ही डेप्रिसिएशन, क्वालिटी ऑफ बैड डेट्स और अब, तो मेरा ख्याल है तीसरा टॉपिक पढ़ते तक आपको पता चल गया है कि खुद कैलकुलेशन करेंगे तो बात समझ आएगी, देखने से बातें समझ में। तो डेप्रिसिएशन में जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किस वजह से हुआ? सोचो, अब बोलो तो सही, बोलिंग सबको इकट्ठे करिए ना। डेप्रिसिएशन में बेड़ा गर्क किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि नहीं पढ़ा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता? उस वक्त आप हम आओगे ये सीएत है, ठीक है। तो जब आपको पता लगे तो पाइदल एक करना नहीं होना है, चीजें समझ आना पड़ी, ठीक है। पहले आप समझ लेते अंदाजा करने का, तो मैं अभी समझ आऊंगा। अब क्या समझ आइए? आप ही करोगे थे पल्ले का ना, नहीं करोगे तो पल्ले वो हर गल दे कुछ कर एवरेज ऑफ यूनिट से यूनिट बच गए, मतलब जो हमने 20 यूनिट्स बच गए, हमें तो नहीं पता कौन से बचे, कौन से रेट वाले? FIFO में कौन से बचे। फाइफो में तो क्या कहा गया था कि दुकानदार ने बेचे कौन से, जो पहले पड़े, इसमें बेटा एवरेज में दुकानदार ने ये पॉलिसी भी तैयार की है। वो 1000 वाले भी पड़े हो, 70 वाले पड़े हो, और बात समझ आई है? अच्छा, अब बच्चों याद रखना, देखो मोबाइल कंपनी वालों को तो पता होगा ना कि कौन से पुराने यूनिट है कौन से नए यूनिट है, वो तो उनकी स्पेसिफिकेशन बता देंगी। और बोलो तो सही। लेकिन एक फर्नीचर वाली दुकान पे आप जाते हो, कौन सी दुकान पे जाते हो, वहां पे एक चेयर पड़ी हुई, एक टेबल पड़ा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुरानी चेयर है कि नई चेयर? क्या मैं देख के समझाओ ना। नहीं पता। लकड़ी की चेयर आपके सामने उन्होंने रखी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अभी अभी इस महीने में तैयार हुई है या ये 2 साल पहले की पड़ी हुई है? होता है ना। तू बढ़िया चेयर परचेज की 10 केड़ी कंडीशन, मतलब की होया चेयर? हाँ, क्या लगा होगा? ये तो इस्तेमाल शुदा है ना, दुकान पे तो गैर इस्तेमाल शुदा चीजें पड़ी होंगी, कैसे समझा ना। एक चेयर पड़ी है 2 साल से, किसी ने इस्तेमाल नहीं की, एक चेयर 1 महीना पहले लाके रखी है, वो भी किसी ने इस्तेमाल नहीं की, कोई खराश नहीं है दोनों पे, कीमत में वो बेचने वाला शाइन नहीं करता है। कैसे एग्जांपल दे, समझा सानू क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तेरे साथ जो बंदा बैठा तुझे कैसे पता कि तुझसे 1 साल पुराना है? इसकी शाइनिंग में फर्क है। मतलब जैसे पुरानी हो तो वेट कट जाएगा। बता भाई, कैसे पता चलेगा कि कोई फर्नीचर पुराना है कोई फर्नीचर नया है? कैसे पता है? नया फर्नीचर गीली लकड़ी से बनता है, मतलब नए फर्नीचर को हाथ लगाते तो हाथों में नमी आने लगी थी। और नहर में खड़े होके फर्नीचर बनाते हैं वो, नमी वाला पानी। तो लेबल तो उन्होंने लगाया होगा ना, जो मर्जी लगा दे। समझ लगी है? फर्नीचर किस चीज से बनता है? लकड़ी से। तो लकड़ी का महीना पहले पौधा होगा कि जिस कुर्सी को आज बनाया गया है, इसके लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी उसको महीना पहले लगाया था पौधे को, वो बड़ा हो गया, उसको काटा, उसे लकड़ी
से हमने कुर्सी बनाई है, ये ताजी है। जो पिछली कुर्सी थी साल पहले, उसका पौधा पिछले साल लगाया था, ऐसे पता चलेगा। तो जो कुर्सी अभी बनाई है महीना पहले और जो कुर्सी साल पहले बनी थी, दोनों की लकड़ी हजारों साल पुरानी हो सकती। नहीं बात हो जाए। जो महीना पहले कुर्सी बनी है उसकी लकड़ी को 1.5 महीना पहले तो नहीं उसकी पौधा लगाया होगा ना, वो दरख्त भी बहुत पुराना होगा। और जो कुर्सी साल पहले बनी थी उसको भी किसी दरख्त की लकड़ी से बनाया गया होगा, तो भी हजारों साल पुराना होगा। नहीं बात समझे। तो आप नए और पुराने फर्नीचर में फर्क नहीं कर सकते। आप लकड़ी में फर्क कर सकते हैं कि लकड़ी कौन सी है। आप उससे बने हुए फर्नीचर में फर्क नहीं कर सकते कि ये पहले बना था ये बाद में बना। तो इसका मतलब है वो दुकानदार जब फर्नीचर बेच रहा होगा तो क्या फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहा हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ना दुकानदार को पता, दुकानदार को तो खैर पता होगा, लेकिन कस्टमर को पता, कस्टमर को जो चीज पसंद आएगी वो बाय कर ले। नहीं समझ आ रही। बिजनेस के हिसाब से अगर ये सारे यूनिट्स हम एग्जांपल ले लेंगे, सारी चेयर्स हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी में 10,500 यूनिट पड़े होंगे, तो उनमें से कुछ 1,000 वाले भी तो हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते? कुछ 10,000 वाले भी हो सकते हैं, कुछ 8,000 वाले भी हो सकते हैं, कुछ 6,500 वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्राहक को जो चेयर जो टेबल समझ आएगा वो लेके जाएगा। दुकानदार ये नहीं कहेगा भाईजान इन्हों छड़ो या पुराना है नवा लैके, वो इस तरह से नहीं देखते होते। वो देखते हैं कि कौन सी चेयर कौन सा टेबल हमारे लिए बेस्ट है, हमारे कमरे में जो जगह खाली है उसमें ये चेयर और ये टेबल पूरा आएगा कि नहीं। क्या जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन कमरे में पूरा ही नहीं आना तो भाई नहीं करेंगे। तो समझ आ रही बात। तो कुछ कंपनियां फाइफो लगाती होंगी, जिस तरह से मोबाइल कंपनी है, उनको पता है ये आईफोन 12 है ये 13 है, पता चलेगा। लेकिन चेयर में आप ये नहीं कर सकते कि ये पिछले साल वाली चेयर है या अगले साल वाली चेयर है, इसके स्पेक्स ज्यादा है इसके कम है। तो समझ लीजिए। तो आप फर्नीचर में ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, प्लास्टिक की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। प्लास्टिक से बनी हुई चीजें आप उसमें फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक की लाइफ इतनी ज्यादा होती है कि अब 1 साल या 2 साल गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक पुरानी है कि नहीं। तो लगी बात की। तो रह गया मसला शाइन का। तो शाइन पुराना माल भी और नया माल भी सारा शाइन होता रहेगा जिसने बेचना होगा चीज, ठीक है ना। 5-5 साल पुरानी गाड़ी भी ज्यादा शाइनिंग कर रही होती है जब वो स्टोर रूम पे खड़ी होती है, किसी डीलर के पास खड़ी होती है, और नई गाड़ी का भी बेड़ा गर्क हुआ होता है। और समझ रही बात। तो ये मसला नहीं है कि पुरानी गड्डी है तो शाइन घट सी तो नवी गड्डी है तो शाइन ज्यादा। अच्छा बहरहाल, अब बच्चों चूंकि इन 10,500 में कोई से भी यूनिट हो सकते हैं तो सारे रेट इस्तेमाल करने पड़े। 70 वाला भी यूज होगा, 71 वाला भी, 73 वाला भी और 72 वाला भी। तो जरा रेट इस्तेमाल करके बताएं क्या आंसर आता है। 71.8 तो बच्चों ये वाली कैलकुलेशन समझ आती है सबको। आपकी सुमेशन डब्ल्यूएक्स आएगा जी 18,32,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 25,500, तो आंसर आएगा 71.8431। ये क्यूएम के फॉर्मूले से तो आपने आंसर निकाल लिया। अब हम जरा इसको अकाउंटिंग में समझते हैं कि सुमेशन डब्ल्यूएक्स में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं। बच्चों सुमेशन डब्ल्यूएक्स में इस्तेमाल हुआ है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दोनों। ये बात सुन नहीं सबको। कैसे? जब आपने 1000 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 70,000 आया कि नहीं आया? तो ये ओपनिंग स्टॉक है, और आपने इसको इन चारों के साथ जमा किया है, ऐसे ही है, तीनों के साथ, ऊपर चौथी वैल्यू और नीचे 3 वैल्यू है। ये 62,000 पहले ही आ रहा था, उसमें क्या 70,000 क्या किया है, ऐड किया है। तो 70,000 बेसिकली ओपनिंग स्टॉक है और ये 17,62,000 परचेजेज है। ये पॉइंट समझ आया। तो बच्चों आप फार्मूला क्या लिख रहे हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय 25,500 जो है वो कैसे बना होगा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और परचेजेस के यूनिट्स। ऊपर वैल्यू है नीचे यूनिट्स है। क्या ये बात सबको समझ लगी बच्चों? तो क्यूएम में तो फार्मूला पड़ा है हमने, सुमेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सुमेशन डब्ल्यू, लेकिन अकाउंटिंग में इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस की वैल्यू, नीचे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस का यूनिट्स, जिसको क्यूएम में हम सुमेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सुमेशन डब्ल्यू के, नहीं समझ आई? आपने वैल्यू क्या निकाली है? 71.8413, ऐसे ही है। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि गोदाम में कितने यूनिट पड़े हैं, इसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, मेथड जो मर्जी हो, गोदाम में यूनिट कितने पड़े हैं? 10,500। बस मसला ये है कि अब ये 10,500 मल्टीप्लाई किससे होंगे? 71.8431 से। क्या ये बात सबको समझ आई है? तो जब आप ये करेंगे ना बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 7 लाख 35 फिर 353 कर लेते हैं। क्या ये बात समझ आई? सेल की वैल्यू सेम है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू सेम है, परचेज की वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है फाइफो में और वेटेड एवरेज में यूनिट का फड्डा नहीं है, किसका फड्डा है? रेट का फड्डा होने की वजह से। फिर क्या फड्डा पड़ जाएगा? रेट का फड्डा पड़ने की वजह से किसमें फड्डा पड़ेगा? ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10,70,647 और उससे क्या हो जाएगा बच्चों? 92,053। ये क्या है? तरविंजा है, निंजा था छोटा बड़ा, तरविंजा। मतलब तुसी नहीं मैं हिसाब ला के कंपनी से तुसी काम नहीं कर ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਜੇ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੋ। समझ लगी सबको बात? नहीं समझ लगी? अच्छा जी, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुननी है बच्चों, ध्यान से, ये बड़ी कीमती बात है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि बच्चों फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड में यूनिट का कोई फटा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, यूनिट यहाँ पे भी 10,500 थे, वहां पे भी क्या है? 10,500 ही नजर आ रहा है, 10,500 और 10,500। फटा कहाँ पे? रेट। यहाँ पे रेट इस्तेमाल हुआ है 73 भी और 72 भी, वहां पे रेट का इस्तेमाल हुआ है 71.843 है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो गई और जिसकी वजह से बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट से, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? वहां पे क्या आ रहा है? यहाँ तक की बात सुन लगी? अब यहाँ से कुछ चीजें हमने तय करनी है, कुछ असूल बनाने हैं, कुछ स्टेप्स हमने अपने दिमाग में रखने हैं। अब जरा गौर से मेरी बात याद रखनी है आपने। क्या बच्चों आप देखो, वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें महंगी हो रही कि नहीं हो रही? पहले 70 की थी, फिर 71 की हुई, फिर 73 की हुई, फिर 72 की। कम तो हुई है लेकिन ज्यादातर महंगी हुई चीजें। ओवरऑल अगर देखा जाए, कोई पूछे या कि इस कंट्री में जहां पे चीजें बाय हो रही हैं, महंगाई हो रही है कि चीजें सस्ती हो रही है? महंगाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन अगर महंगाई हो रही है तो फाइफो मेथड के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा आएगा या वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक ज्यादा आएगा? आवाज नहीं आई? फाइफो के मुताबिक आंसर है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 7,60,000 और वहां पे आंसर क्या आ रहा है? 7,54,000। क्या ये बात समझ लगी है? पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर किसी कंट्री में महंगाई हो रही है तो किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा है?
क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा है 5 फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा आएगा और वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कम आएगा। और अगर किसी कंट्री में चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ सस्ती हो रही है तो फिर क्या होगा? फाइफो में आंसर और वेटेड एवरेज में आंसर। क्या ये बात सबको समझ आती है? ये पेपर में आपको सवाल आना है 100%। तो तुम उससे बैठा कर करके समझ आ रही है? अब बच्चों अगला पॉइंट देखो, जब क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा आ रहा है वहां पे कम आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा है, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ पे ज्यादा आ रही है? तो इसका क्या मतलब, यहाँ से क्या एक रिलेशन हमें समझ आता है? कैसे इसको एक्सप्लेन करें? एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी कम हो रही है। क्या चीज के ज्यादा होने से क्या चीज कम हो रही है? क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ सेल क्यों? वजह बताएं, क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम क्यों हो रही? क्योंकि अगले साल बचा हुआ ये है, स्टेट में कॉस्ट हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये अगले साल बेचना है। नहीं, किसी चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज कम क्यों हो रही है ये बताना है। वो बेचना है या नहीं बेचना, तोड़ देना है, फोड़ देना है, हमारे पास वो टोटल वेटेड एवरेज से और ये जो फीको वाला मेथड है हमारे पास टोटल इक्वल ही रहेगा। क्या इक्वल रहेगा? हमारे पास फुल टोटल है, फुल टोटल। ये जो 18,32,000 है हाँ, ये हमारे पास सेम ही रहेगा। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग और जो हमने परचेज किए हैं सबका जो हमारे पास सामान है वो सेम रहेगा। ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ऐसे ही है। वहां पे तीनों फिगर, यहाँ पे तीनों फिगर क्या है? सेम अच्छा आगे तो ये चेंज क्यों हो रहा है? ये हमारे मेथड की वजह से चेंजिंग आ रही है। वही मैं पूछ रहा यार, क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम क्यों आ रही है? तू तो कह रहा सेम है। क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा से कॉस्ट ऑफ सेल कम। हाँ, बेचने कम है। सर ये जो हमारे पास फीको वाला मेथड है इसमें हमारे पास वो जब क्लोजिंग स्टॉक कितनी पक गई? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो चीजें कम सेल सेल तो सेम है। सेल कम है। सेल कम है, 2 रुपए है वो तो सेल दोनों था हमारे सेम है। इन्वेंट्री है ना, हमने टोटल इन्वेंटमेंट किया ना उसमें से जो हमारे इन्वेंट्री बच गई है तो जो हम माइनस करेंगे वो बचेगा, मतलब जो आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल होगी हमारी। तो इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री हमारे पास मतलब कॉस्ट ऑफ सेल की ज्यादा बड़ी है। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री को क्या हुआ है? इन्वेंट्री हमारे पास इससे ज्यादा थी ना, उसमें कॉस्ट हमारी कम थी, इन्वेंट्री कम यार देखो, इन्वेंट्री का इतना सेम है दोनों जगह पे। इन्वेंट्री के कीमत यहाँ पे भी सेम है, वहां पे भी सेम है। यहाँ पे अगर 10,500 यूनिट पड़े हैं तो वहां पे भी 10,500 ही पड़े हैं। प्राइस ज्यादा है उसकी प्राइस यहाँ पे कोई नहीं है। लगाई गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। बात समझ आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल का पुट्ठा काम क्यों हो रहा है? ये जवाब देना है, कॉस्ट ऑफ सेल क्यों पुट्ठी हो रही है? हाँ? तो मतलब मटेरियल जो शेयर था वो कम हुई है। हैं? सेल तो सेम सेल तो सेम है। सेल तो सेम है। स्लो। नहीं पे आ रहे।
सब कोई तुम्हारे सामने है। क्या पड़ा हुआ है? सामान तो यहाँ पे भी उतना ही पड़ा हुआ है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन भी कीमत ज्यादा है ना, इनकी प्राइसेस ज्यादा है, इनकी प्राइसेस वहाँ पे जितना रेवेन्यू है वहाँ पे उतना रेवेन्यू है, यहाँ पे जितना ओपनिंग स्टॉक है वहाँ पे उतना ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे जितनी परचेज है वहाँ पे भी उतनी परचेज है। आप ये नहीं कह सकते सर यहाँ पे ज्यादा सेल हुई वहाँ पे कम चीजें सेल हुई, ये तो पॉइंट ही नहीं है। ये दोनों जगह सेम सेल हुए हैं, यहाँ पे भी 15,000 सेल हुए, वहाँ पे भी 15,000 यूनिट सेल हुए। रेट ज्यादा है या कम है, इससे ये बात तय हो गई क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कि कम है। कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा हूँ मैं, फिर वही गल है। हाँ तो वैल्यू में फर्क है ना, क्लोजिंग स्टॉक तो सेम है, ये भी कितने यूनिट है, वहां पे कितने यूनिट है, गोदाम में उतने यूनिट पड़े दोनों जगह पे, गोदाम से यूनिट जितने सेल हुए दोनों जगह पे सेम सेल हुए, तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कम हो गई? क्योंकि वो माइनस हुआ कोई लॉजिकल जवाब नहीं आया इधर। नहीं, रीजन बताइए ना, क्योंकि वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल कम कैसे हो सकती हैं, इसका जवाब है। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल रेट वाली बात डिस्कस कर चुके, रेट वाली बात जब क्लोजिंग स्टॉक डिस्कस करे तो वो हो चुकी। हमारे पास स्टॉक ज्यादा रह जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। मैं कह रहे हैं स्टॉक तो सेम है, वैल्यू की बात प्राइस जो हमारे पास चीजें प्राइस थोड़ा उसका प्राइस भी बेचिए ना, उनकी रेट क्या हो रहा है? और रेट का फर्क जिसका जोड़ लिया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पे, भाई रेट का फर्क था तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी उसकी वैल्यू कम है, ये बात रेट की होगी। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कम हो गई? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी कैसे? हाँ भाई, ओए वो भाईजान कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेज डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है? इधर 17 लाख बाहर दे होते 17 लाख बाहर 15,000 यूनिट की, 15,000 यूनिट की। यहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ परचेज होती, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज यार हमने तो टोटल लिख लिया ना, हमने तो टोटल लिख लिया जितने भी परचेज किए। जी, यहाँ पे हम एवरेज से निकाल रहे हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल से निकाल रहे हैं। तो कहाँ पे निकाल रहे हैं? फाइफो में उससे किसका परचेज का? सभी जो यूनिट सेल की है उनकी परचेज हमने यहाँ जो अलग अलग निकाले वो किस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं? परचेज की, परचेज की निकाल किसकी? सेल की निकाल, और सेल दिया लिख रही है। यूनिट की कॉस्ट ऑफ परचेज डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है, कॉस्ट ऑफ परचेज डिफरेंट है, डिफरेंट है की सभी यूनिट जो यूनिट सेल की यार। मेरी बात सुनो, दोनों जगह पे सेम है। अगर ये 1000, 10,000, 8,000, 6,500, 70, 71, 73, 72 दोनों जगह भी यही नहीं है। नहीं, दोनों को 78 पे बेचा है। हाँ भाई दोनों को 78 पे बेचा है, वो भी 78 में सेल होगी। वो सेल है, परचेज कर दोबारा सुन लो, देखो क्या रेवेन्यू सेम है कि नहीं? इसका मतलब है दोनों सूरतों में जो यूनिट बेचे हैं उनकी सेल प्राइस सेम है, रेवेन्यू में कोई फटा नहीं, तो सेल प्राइस वाली चवल ना मरे, वो चवल फिट बैठ ही नहीं सकती। ओपनिंग स्टॉक दोनों जगह पे सेम है,
तो ओपनिंग स्टॉक का भी कोई फड्डा, नहीं है। परचेज दोनों जगह पे सेम है, यस तो परचेज का भी कोई फड्डा नहीं है सर। तो फड्डा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का फड्डा है, रेट का फड्डा है, वो डिस्कस कर चुके। यस मेरा सवाल ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ये ज्यादा क्यों हो गया, रेट की वजह से, ये बात तय हो चुकी है। अब दोबारा रेट वाली चवल नहीं मारनी, रेट वाली चवल मार चुके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो चुकी, उसके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो चुकी। अब कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर ऑपोजिट आ रहा है। सर ये ये माइनस हो जाएगा, आवाज नहीं आई, माइनस हो जाएगा। कहना है जवाब सी के माइनस हो, कोई सेल प्राइस बता रहा है, कोई कॉस्ट ऑफ परचेज बता रहा है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा जी भाई, इनवर्स रिलेशन में मैंने ही आपको बताया है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है, इसका जवाब क्या है? इसका सीधा जवाब ये है कि सर जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ सेल कम इसलिए है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यू में क्या हो रहा है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू माइनस होगी उतना कम आंसर है। ये जवाब ये वाला चुप रहा, कोई कह रहा सर इसमें इन्होंने ज्यादा पड़े हुए हैं, उसमें कम पड़े हुए हैं, ये बात नहीं हो रही। फिर उसने कहा सर सेल प्राइस चेंज है, कुड़ियां कह रही हैं, तो कहते नहीं सर हमने तो यही कहा। कोई कह रहा है सर जी वो जो परचेज की थी वो डिफरेंट है, जो इन्होंने बेचे थे उनकी परचेज प्राइस डिफरेंट है। अजीब गरीब बात। सिंपल जवाब ये है कि सर जी जिसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी वो माइनस हो रहा है, तो जब ज्यादा वैल्यू माइनस होगी तो आंसर है बस इतना जवाब। एक कैसे ना जवाब नहीं देता, अच्छा बाद में मैंने सही किया देखा, और पोता ही पूरी छोड़ देता भाई। तो बात समझ लगी? मैंने आपसे बार बार यही पूछा, बार बार मैंने आपको बताया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, क्यों ज्यादा है वो पहले डिस्कस कर चुके, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, क्यों कम है वो पहले डिस्कस हो चुका। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम क्यों होगी, ये जवाब मैंने पहले सेकंड में ये सवाल पूछा, तो उसी अगर सवाल ही गलत पूछे। तो बच्चों ऐसा करने से आप आई कैप का पेपर 15 दफा दे आए, आई कैप ने फेल कर देना, और आप वापस आके कहें जी एग्जामिनर ने सवाल ही गलत पूछे ऐसे, तो एग्जामिनर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने अल्टीमेटली दोबारा एग्जामिनर के पास जाना पेपर देने के लिए, एग्जामिनर ने आपके पास नहीं आना। पे पास किसने करना है? तो आप अपनी गलतियों का बोझ एग्जामिनर पर डालेंगे तो पास हो जाएंगे, आप कभी नहीं हो सकते। बस समझ आ रही बात? आप कह रहे जी असि तो जवाब सही दे रहे थे, सवाल ही गलत सी, तो जिसने सवाल पहले पूछा था महीने बाद भी सवाल उसी ने पूछना, नहीं समझ आ रही? नवंबर में सवाल किसने पूछना है? आई कैप ने, तो जनवरी में आपने पूछना है, जनवरी में भी आई कैप नहीं पूछना है, तो नवंबर में पास किसने करना है? तो जनवरी में आपने उसको पास करना है, आई कैप को पास करना है, जनवरी में भी उसने ही करना। और समझ आ रही है? अच्छा नहीं, हाँ भाई दोबारा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से कॉस्ट से कम कैसे होगी? ज्यादा वैल्यू माइनस हो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस हो रही है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू माइनस होगी उतना आंसर है कम है। अब अगला सवाल, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती? सेम सेम रहती। सर ओपनिंग स्टॉक दोनों का सेम होगा ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी ज्यादा वैल्यू है और इसकी कम वैल्यू, दोनों में सेम आता है। सेम आंसर आएगा। ज्यादा है, इसमें कम है। ध्यान से सर मसला तो क्लोजिंग स्टॉक में ना, ओपनिंग स्टॉक दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ अगर इतना बड़ा मैं अगर लिखा है, बाज तू ही चवल मारनी, आपने सवाल ही सही नहीं पूछा। हाँ जी, हाँ पूरे स्टॉक सेम है,
क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह पे सेम है। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे वहां पे कम है तो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ पब्लिश लोग ज्यादा है, इसमें ज्यादा ऐड करेंगे वैल्यू ये ज्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने से सर कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। और समझ आ गई सबको? ठीक है जी। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। नहीं ये प्रैक्टिकल पूछेंगे रात को 12 बजे। इन्वेंटरी उसी वक्त काउंट हो रही है ना, फैक्ट्री बंद है, ना कोई आ रहा है ना कोई आ रहा है। देखो जो पूछेगा बताना पड़ेगा। नहीं समझ आ रही? वो अगले दिन यकम जरी शटर थल ही है। तो जब तक इन्वेंटरी के मसले हल नहीं होंगे वो जाने नहीं देंगे। अच्छा जी, अब ध्यान से, महंगाई की वजह से FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा आएगा लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल कम। अगला पॉइंट ध्यान से हूं फिर तुम चवल मारनी फिर तुम कहना सवाल सही पूछे ही नहीं तुम। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए 500 में करता है, 500 ज्यादा हाँ जी। ज्यादा अब ग्रॉस प्रॉफिट इसका ज्यादा उसका कम क्यों आ रहा है? पहले की मौत। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी हो कॉस्ट ऑफ सेल कम माइनस कम माइनस यहाँ पे परचेज कुछ और थी वहां पे परचेज कर रही है। सर कम वैल्यू माइनस करते हैं तो ज्यादा आंसर आएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? कम है, कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा तो प्रॉफिट कम है। अब अगला सवाल, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या रिलेशन? क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पहले डायरेक्ट भी रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट से क्या रिलेशन? आवाज नहीं आई। इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? लाख लानत तोड़े यार घटी ए ला दे तोड़े कौन कह रहा है? सर ने सवाल ही नहीं सही पूछा, सवाल ही सही नहीं पूछा। तुम तो सारे पढ़े गए ना, तो मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है, मैं सवाल ही सही पूछा। पूरी क्लास बात हो गया ना गलत जवाब देता। हजे भी नहीं मान रहे, हजे भी नहीं मान रहे। हाँ भाई कैसे? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब समझ रही बात? पूरा जुमला क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ਇਹ जुमला समझाने वास्ते ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। एंड रिजल्ट की है सर, तुम सवाल ही गलत पूछे। समझ आई बात? अच्छा अब अगला पॉइंट ये बच्चे, जब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ऊपर से वैल्यू ज्यादा आ रही है तो नीचे नेट प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। जब नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो फिर कैपिटल में जाके ज्यादा ऐड होगा, तो आपका ओवरऑल कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो आपका एसेट भी ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ने जाके एसेट में ऐड होना होता है। वो बैलेंस शीट याद आ रही पुराने जमानों की? शुरू में कभी बैलेंस शीट बनाया करते थे याद? तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में लिखा करते थे कि नहीं लिखा करते थे? और बोलो तो सही। तो इन सब बातों का आपस में कनेक्शन है और पेपर में पूछा जाएगा
कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है तो बताओ इन इन चीजों पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। और याद रखना ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट ऑपोजिट है। यस ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट है मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा तो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट इक्विटी कम समझ आ गई बात है। ये बात याद रखनी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन है इन सब के साथ ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन अपोजिट होगा। अच्छा अगर कभी किसी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड हो जाए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है ग्रॉस तो अगले साल सारा कुछ ठीक होगा। अगले साल क्या गलत होगा। ओपनिंग स्टॉक मेरा तो ओपनिंग स्टॉक अगर इस साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक गलत रिकॉर्ड हो गया आपसे तो क्या मसला सिर्फ इस साल रहेगा कि अगले साल भी पड़ जाएगा। अगले साल क्या फंडा पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक वो कैसे कॉस्ट ऑफ अगले साल अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो गई तो जो फंडा पड़ेगा इस साल में पड़ेगा कि अगले साल भी पड़ेगा। अगले साल कैसे पड़ेगा। जो स्टॉक इस साल के एंड पे ज्यादा है वो अगले साल के शुरू में भी ज्यादा ही होगा क्योंकि जो 12 बजे स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग है तो वो अगले साल का ओपनिंग भी तो है। नहीं बात सुन रही जो कैलकुलेशन आपने की है वो गलत हो गई तो सिर्फ पिछले साल की गलती नहीं है वो अगले साल की भी गलती काउंट होगी। समझ लगिए अगर इस साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अपनी औकात से ज्यादा शो कर दी आपने तो इस साल में क्या इम्पैक्ट आना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है नेट प्रॉफिट ज्यादा है। इस साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू औकात से ऊपर चली गई तो कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ तक की बात सुन। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा तो अगले साल क्या होगा अगले साल कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इस साल का प्रॉफिट का भी बेड़ा करक अगले साल के प्रॉफिट का भी बेड़ा। तो जो गलती आपने पिछले साल की है ये ना समझे कि पिछले साल ही उसका खमियाजा भुगता है वो अगले साल भी चलेगी। और समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी याद रहेगी। चलो शाबाश बच्चों डेप्रिसिएशन को रिवाइज करो कल आपका डेप्रिसिएशन का एक और टेस्ट है।